अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कहानी हमें एक बहन ने ईमेल के ज़रिए इनबॉक्स में भेजी, जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा हॉस्टल में पहला दिन था और मैं सारा दिन रोती रही थी। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि दूसरी भी कई लड़कियां रोती रहीं। सबका घर से दूर बिना वालिदैन के रहने का पहला तजर्बा था। किसी की उम्र 8 साल थी तो किसी की उम्र 9 से 10 साल थी। मेरे कमरे में दूसरी लड़की आयशा थी। कुछ दिन बाद मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि वो इंतहा दर्जे की लापरवाह है। जो चीज़ें जहाँ से उठाती थी वहाँ दोबारा नहीं रखती थी। वो अजीब लड़की थी। वो पानी की सारी बोतल पी जाती थी और खाली बोतल दोबारा नहीं भरती थी। एक रात मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और पानी वाली बोतल उठाई तो वो खाली थी। मुझे आयशा पर सख्त गुस्सा आया, जो सारा पानी पीने के बाद मज़े से सोई हुई थी। अब मुझे पानी भरने के लिए एडमिन ऑफिस के सामने रखे कूलर तक जाना पड़ना था। ना चाहते हुए भी मैं कमरे से बाहर निकली और बोतल से पानी भरने लगी तो सामने खड़ी सदफ पर मेरी नज़र पड़ी। वो एडमिन साहब के दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। रात के 2 बजे का वक्त था। उसी वक्त एडमन अपने कमरे से बाहर निकला। वो कमीज पहन रहा था। उसने मुझे नहीं देखा, क्योंकि एक तो इस तरफ अंधेरा था और दूसरा उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई लड़की रात के इस पहर पानी भरने आई होगी। उसने सदफ को हल्का सा धक्का दिया और धमकी आमेज लहजे में कहा, चुपचाप सो जाओ और अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। जब सदफ अपने कमरे में चली गई तो एडमन भी वापस अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उस वक्त 10 साल की थी, लेकिन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक करके पानी पिया और बिस्तर पर लेट गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई थी। उस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं रात को खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती और देखने की कोशिश करती कि आज क्या होता है और किस मासूम की बारी आती है। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थीं, इसलिए रोज़ाना कोई नई लड़की एडमन का शिकार हो रही थी, लेकिन सब डर के मारे खामोश थे। पता नहीं वालिदैन क्या सोचकर अपनी मासूम बच्चियों को हॉस्टल भेजते थे और यहाँ उनके साथ पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। फिर एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने सारी बात आयशा को बता दी। वो भी सुनकर डर गई थी। हमारे दिल में हर वक्त डर लगा रहता कि हमारी बारी भी कभी न कभी तो आएगी। कोई 1 दर्जन लड़कियां उसका शिकार हो चुकी थी, लेकिन कम उम्र और मासूम होने की वजह से वो डर कर खामोश हो जाती थी। फिर एक दिन मेरी बारी आ गई, लेकिन इस तरह कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने आयशा को कमरे में रहने का कहा और कमरे की लाइट बंद करके खामोशी से बाहर निकल आई और पिलर के पीछे छुपकर एडमन के कमरे की तरफ देखने लगी। दरअसल उम्र का कुछ तगाजा था और मेरे अंदर हकीकत जानने की जुस्तजू थी, जिसकी वजह से मैं बार बार ये खतरा मोल लेती थी। आयशा भी कमरे में जाग रही थी। चांद की मध्यम रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। मेरी नज़र एडमन के कमरे पर जमी हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे उठाकर उस तरफ चल पड़ा जहां मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। मैं सिर्फ तड़प सकती थी। 10 साल की कमजोर लड़की जवान मर्दों का कैसे मुकाबला कर सकती थी। मेरी आंखें खौफ के मारे फट रही थी और मुझे अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था। मैं पछता रही थी कि बाहर क्यों निकली, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दूसरी ये बात थी कि वो जो कोई भी था, वो मुझे एडमिन ऑफिस की बजाय मुलाजमों के क्वार्टरों की तरफ लेकर जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक बंद कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने कुंडी खोली और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसा और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। इस तरफ कोई नहीं आता था और यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो जो कोई भी था उसने मुझे शोर करने के काबिल नहीं छोड़ा था। मुझे कमरे में बंद करके वो बाहर चला गया। 10 मिनट बाद 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक तो मैंने कपड़ों से पहचान लिया, वो वही था जो मुझे यहाँ लाया था, जबकि दूसरा आदमी कोई और था। दोनों के चेहरे निकाब से छुपे हुए थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन हैं। अगर उनके चेहरे नुमाया होते तो शायद मैं पहचान लेती, क्योंकि हॉस्टल के जितने भी मुलाजिम थे ज्यादातर मैंने देखे हुए थे। फिर वो आदमी जो मुझे यहाँ उठाकर लाया था वो मेरे सामने बैठ गया और मुझे कहने लगा,
تمہیں بہت شوق ہے جاسوسی کرنے کا، کس کو بتانا چاہتی تھی کہ یہاں کیا کچھ ہوتا ہے؟ وہ غصے میں بولا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور میرا منہ کھلا بھی ہوتا تو میں نے کیا بول لینا تھا، میری بولتی تو ویسے بھی بند ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا آدمی بولا کہ چھوڑو یار، اس سے بحث کرنے کا کیا فائدہ، اگر اس کو اپنے اچھے برے کا احساس ہوتا تو یہ رات کے وقت کمرے سے باہر کیوں نکلتی؟ وقت ضائع کیے بغیر اس کے کپڑے اتار کر اس کو تار تار کرو اور اس کو کمرے سے باہر پھینک آؤ۔ اپنا انجام قریب دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو ایڈمن کے کمرے سے روتے ہوئے نکلتے دیکھا تھا۔ میں نے اللہ سے دل میں دعا کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ ایک بار مجھے بچا لے، آج کے بعد میں اس منحوس جگہ پر کبھی نہیں آؤں گی۔ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ ایک نے میری قمیض اتاری اور دوسرے نے میری شلوار نیچے کی طرف کھینچی تو اسی وقت کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے نیچے گرا اور 4-5 وردی میں ملبوس پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی ان دونوں آدمیوں کو دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں لگا دی۔ انہوں نے میرے ہاتھ کھولے اور میرے منہ سے کپڑا نکالا تو میں نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم آ گئے ہیں۔ جب ہم کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا ہاسٹل کا ایڈمن اور تمام عملہ گرفتار ہو چکا تھا۔ پولیس اپنے ساتھ میڈیا کو بھی لائی تھی۔ اس وقت یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی، ہاسٹل سیل کر دیا گیا اور ساری بچیاں والدین کے حوالے کر دی گئیں۔ اصل میں وہ آدمی جب مجھے اٹھا کر لے گیا تھا تو عائشہ نے چھپکے سے جا کر ایڈمن بلاک سے 15 پر کال کر کے پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ 15 منٹ میں پولیس موقع پر پہنچ گئی اور یوں ہاسٹل کے نام پر بچیوں کے جنسی استحصال کا اڈا بند ہو گیا۔ جس عائشہ کو میں سست ترین لڑکی سمجھتی تھی وہ سب پر بازی لے گئی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔